कोई आ गया था। तो देखो सोलेनॉइड में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं। सोलेनॉइड में बहुत सारा टर्न होता है कंडक्टिंग वायर का, और हेलिकल शेप में ये सोलेनॉइड कहलाया। और इसमें नंबर ऑफ टर्न इनफाइनाइट सोलेनॉइड अभी ले रहे हैं हम लोग, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें एक्सिस डिफाइन होता है, रेडियस डिफाइन करोगे एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिफाइन नहीं करते हैं, उसमें नंबर डेंसिटी डिफाइन करते हैं, नंबर पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं उसमें। और ईच टर्न हैज करंट आई, ईच टर्न हैज करंट आई। तो देखा गया है कि इस सोलेनॉइड के एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन इंटीरियर रीजन में एग्जिस्ट करता है, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सब जगह देखा गया इसके अंदर, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो वो कितना है, वो मान लीजिए करंट इस सेंस में फ्लो कर रहा है तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब कितना होगा ये, उसके लिए एक एम्पेरियन लूप कंसीडर किया जाता है। एम्पेरियन लूप रेक्टेंगुलर शेप का कंसीडर करोगे इस तरह से कि कुछ पार्ट उसका सोलेनॉइड से बाहर हो, ये एक एम्पेरियन लूप है ना। ये एम्पियर्स लॉ का रूल्स है कि आपको फील्ड निकालना है तो का लूप ड्रॉ करते हो, एम्पेरियन लूप। अब इस एम्पेरियन लूप के अलोंग बी डॉट डी एल का इंटीग्रल फाइंड करना होगा। सुनो दुख सुनो सुनो, ये फाइंड करना होगा अलोंग ए बी सी डी ए, इस लूप के अलोंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी साइड के अलोंग इंडिविजुअली बी डॉट डी एल निकालोगे। और लाइन इंटीग्रल जब भी निकालते हैं तो एक सेंस में फाइंड करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाइंड किया जाता है लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल है। तो ए टू बी फाइंड किया प्लस बी टू सी फाइंड करोगे प्लस सी टू डी फाइंड करोगे, बी डॉट डी एल एंड प्लस डी टू ए फाइंड करोगे। तो ये होगा टोटल पूरे क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग का लाइन इंटीग्रल डी टू ए। लेकिन बी सी टू डी जीरो होगा क्योंकि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना, बाहर में फील्ड नहीं है। और बी टू सी एंड ए टू डी भी डी टू ए भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, एंड बी टू सी भी जीरो होगा। क्यों ये दोनों जीरो क्यों होगा, क्योंकि बी फील्ड और डी एल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना। बीसी में से एलिमेंट लोगे, बीसी में से एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट का डायरेक्शन इधर होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए जीरो। इसमें जीरो, चूंकि बी डॉट डी एल बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल फॉर डी ए एंड बी सी, इसलिए जीरो हुआ। तो इसलिए टोटल लाइन इंटीग्रल में सिंपली ए टू बी डॉट डी एल। और हम इस सेंस में चले हैं तो इसमें से जो डी एल कंसिडर कीजिएगा उस डी एल का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे घूम रहे हो आप, इस सेंस में लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो अब बी यूनिफॉर्म है, अच्छा दोनों का डायरेक्शन सेम बी और डी एल का, तो बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस 0 डिग्री ना, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। बी यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन सिंपली कितना ए बी, ठीक है, डी एल का इंटीग्रेशन ए बी। ये हुआ पूरे क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग का लाइन इंटीग्रल। अब हम लोग निकालते हैं नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। दो काम करना होता है, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना होता है, उस एम्पेरियन लूप के अलोंग ये फाइंड करोगे बी डॉट डी एल, फिर उसके बाद नेट करंट इनक्लोज्ड फाइंड करोगे। तो नेट करंट इनक्लोज्ड, नेट करंट इनक्लोज निकालना, बताओ सुनो। आपका ये रेक्टेंगुलर लूप कितना करंट इनक्लोज किए हुए है, तो पहले पता करोगे कि इसके अंदर कितना टर्न है, क्या
कितना टर्न है, तो यूनिट लेंथ का टर्न है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, इसलिए ए बी लेंथ में कितना टर्न होगा, स्मॉल एन इंटू ए बी, नहीं स्मॉल एन इंटू ए बी, ये हुआ नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और एक टर्न में करंट आई है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन ए बी आई, समझे, ये टोटल कर डीएल तो एल हुआ, यानी उसका लेंथ यूज करना है ना, कोऑर्डिनेट थोड़ी है वो ए और बी, जो बी माइनस ए, डी ए कोऑर्डिनेट ना है वो ए और बी, ए बी मतलब लेंथ यूज करना है ना, वो लेंथ का ना इंटीग्रेशन कर रहे हो कि dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो, dx होता इसको ओरिजिन माने होते, इसको इसका कोऑर्डिनेट, तब फिर वो काम होता। अब तब भी b माइनस ए ही कर रहे हो, मान लो कोऑर्डिनेट है, तभी तो लेंथ है ना हुआ, ये उस इंड का कोऑर्डिनेट माइनस इस इंड का कोऑर्डिनेट, तो लेंथ है ना दिया वो, नहीं, ये हुआ टोटल करंट इनक्लोज्ड। अब आप लास्टली एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना, एम्पियर्स लॉ जो होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, ये निकला है वहाँ पर कितना, बी इंटू ए बी, अब म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड निकला है इतना, एन ए बी आई, ए बी कैंसिल, यानी बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट एन आई, ये इनफाइनाइट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। ये इनफाइनाइट सोलेनोइड का, और क्या फाइनाइट का भी देखना चाहते हो, सेमी इनफाइनाइट का भी डिराइव करना होगा, हमको भी रिजल्ट याद नहीं है, फिर वहाँ से इनफाइनाइट वाला आ जाएगा, कर दें, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये इनफाइनाइट है, दोनों इन इन्फिनिटी पर है, उसके लिए म्यू नॉट है ना, उस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी ओनली सोलेनोइड के अंदर, और ये स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, मींस ये बात, मान लो टोटल टर्न कैपिटल एन होता, टोटल लेंथ एल, तो कैपिटल एन बाय एल समझेंगे इसको। देखिए फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड, ये करंट कैरिंग लूप को दिखा रहे हैं इस तरह से हम, मतलब ऐसे है करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट आउट, यहाँ करंट इनटू, ऐसे भी शो करते हैं सोलेनोइड को। और ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है, मान लो एक्सिस के, ये फाइनाइट सोलेनोइड है, इस इंड को भी देख रहे हो आप, इस इंड को भी देख रहे हो, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन मानना, ठीक है। हो सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्न गिवन हो, टोटल लेंथ गिवन हो सोलेनोइड का, इस केस में फाइनाइट केस में। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर, यहाँ पर, इसमें आपको सपोज करो इस इंड का एंगुलर पोजीशन θ1 और इस इंड का एंगुलर पोजीशन θ2, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसमें कैसे क्या किया जाता है, आपको एक रिंग कंसीडर करना होगा। ये तो ओरिजिनल फिगर है, हम एक दूसरे फिगर में बात करें, इतना बात गिवन रहेगा, रेडियस गिवन रहेगा आपको सोलेनोइड का, ईच टर्न का करंट गिवन होगा, ये सिस्टम है, और यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है एक्सिस के किसी पॉइंट पर।
जिसमें दोनों इंड का एंगुलर पोजीशन गिवन है। तो ये तो देखो, ये तो एम्पियर्स लॉ से ये नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे थे? हाँ, इनफाइनाइट नहीं निकलेगा। फाइन तो मजबूरी में किससे निकालोगे? बायोट-सेबार्ट लॉ। बायोट-सेबार्ट लॉ से सब करंट कैरिंग सिस्टम का फील्ड निकलेगा। अब बायोट-सेबार्ट लॉ का क्या मेथड है? एक एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट का फील्ड निकालना, फिर इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लोगे, ये फिगर बना लियो ना आप लोग। ये दोनों इंड का एंगुलर पोजीशन गिवन हो गया। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो एलिमेंट कंसीडर करोगे वो रिंग ना होगा। एक रिंग ना एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर को बनाने के लिए क्या सजाना पड़ेगा? रिंग सजाएंगे ना। तो एक रिंग इमेजिन करना होगा आपको। सपोज करो ये रिंग कहाँ ले रहे हैं, तो जहाँ फील्ड निकालना है वहाँ से x दूरी पर ले रहे हैं। मान लो कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का ले रहे हैं। तो अब चलो इस रिंग का करंट फाइंड करने। रिंग का करंट फाइंड करने के लिए रिंग में कितने टर्न से बना है ये रिंग? ये रिंग कितने टर्न से बना है? तो n dx। कितना? n dx ना। तो इस रिंग का जो करंट हो जाए, करंट इन कंसीडर एन ए रिंग फ्रॉम सोलेनॉइड, ए रिंग फ्रॉम सोलेनॉइड having thickness dx at distance x from O, तो करंट इन रिंग जो हो जाएगा, इसको di से डिनोट करो, तो ये n dx हो जाएगा इंटू आई ना। n dx तो नंबर ऑफ टर्न हुआ उस रिंग के अंदर, एक टर्न में करंट आए। रिंग का रेडियस r सोलेनॉइड के रेडियस के बराबर ना। तो बताओ, रिंग के चलते तो हम लोग उसके एक्सिस पर फील्ड जानते हैं ना। हम लोग ये चीज़ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, इसमें करंट आई है, तो यहाँ से x इसका रेडियस r, तो यहाँ से x दूरी पर जो फील्ड आया था b, ये b आया था आपको म्यू नॉट I/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। इतने ही ना, ऊपर में भी था कुछ पाई r स्क्वायर। क्या देखो तो, हाँ था, आर स्क्वायर था, पाई कट गया था ना, तो ऊपर आर स्क्वायर ना, सिंपली सही से बोलो। ठीक है, ये रिंग का। तो बस क्या करोगे आप, ये तो अभी जो एलिमेंट्री रिंग है उसका करंट आई नहीं है, क्या है? डी आई है। नहीं, बस आई की जगह क्या डाल देना है? डी आई डाल देना यहाँ पर ना, और सब कुछ रेडियस वही है। बस खाली फील्ड का डायरेक्शन, करंट ऐसे है तो फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे होगा। इस फील्ड को बी नहीं लिख के क्या लिखेंगे? डी बी। इस फील्ड को dB से डिनोट करो। रिंग इसका फील्ड है, पूरे सोलेनॉइड का फील्ड को B मानेंगे ना। अब इसी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसका इंटीग्रेशन di की जगह n dxi डाल देना, तो ये म्यू नॉट n i बाई 2 dx बाई इंटू आर स्क्वायर बाई dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये di की जगह, करंट की जगह उतना डाल दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस इंड से इस इंड तक, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड, ये b, ये इसी का इंटीग्रल, इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी सब है म्यू नॉट एन आई सब बाहर कर लो, नीचे 2, अंदर में सिंपली dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखेंगे? तो इस इंड से इस इंड तक की बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा हम ये चीज़ को चेंज कर रहे हैं। इस इंड का एंगुलर पोजीशन को θ1, इसको θ2 मान लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो θ1 to θ2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ?
लिमिट एंगल में है, अब वेरिएबल लेंथ में है x, तो आप इस लेंथ वेरिएबल को भी एंगल वेरिएबल में लाओ, नहीं तो ये कैसे आएगा? तो इंटीग्रेशन का एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है इस इंटीग्रेशन को। वो कैसे देखो, तो देखो इसके लिए क्या करना, ये तो r है, इस एंगल को थीटा मान लो, तो टेन थीटा बराबर r बाई एक्स ना। देखिए ये x जो हुआ इस रिंग का लीनियर पोजीशन हुआ, और थीटा को बोलेंगे इस रिंग का एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अलग अलग जगह रिंग लोगे तो ये एंगल भी तो अलग अलग होगा ना, तो एक लीनियर पोजीशन डिफाइन होता है और एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर ये r बाई एक्स हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना, r कॉट थीटा, इसलिए dx बराबर हो जाएगा माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन में यहाँ पर dx की जगह माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। और ये r स्क्वायर बाहर आएगा तो r क्यू के रूप में बाहर आएगा, नहीं 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, एक r से कटेगा तो फिर नीचे r स्क्वायर बच जाएगा, वो r स्क्वायर इस r स्क्वायर से कट जाएगा, यानी ये म्यू नॉट एन आई बाई टू, माइनस साइन भी ले लो बाहर में, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर तो बाहर आ गया है, तो ये बचेगा नीचे कॉसेक क्यू थीटा, दैट इज एगो कॉसेक थीटा नीचे बचेगा कटने के बाद, वो कॉसेक को लोगे तो ऊपर जाके साइन बन जाएगा वो, नहीं, यानी ये फाइनली क्या हो गया, साइन, ये थीटा 1 टू थीटा 2 उतरिए, साइन बचेगा, दैट इज ये माइनस म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, आर तो कटिए गया, बाई 2, अंदर में साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, नहीं तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 2 माइनस क्या, माइनस कॉस थीटा, ये आया फाइनल रिजल्ट। फाइनाइट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा पॉइंट पर जो एक्सिस पर है, एक्सिस पर है वो पॉइंट, और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोलेनोइड के इंड का पोजीशन है थीटा 1 एंड थीटा 2। अब इसमें फिर स्पेशल केस लगाते हो, इनफाइनाइट बनाना चाहते हो सोलेनोइड को, तो ये इंड इन्फिनिटी पर भेजिएगा इस इंड को, तो थीटा 2 0 हो जाएगा ना, थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0, ये इंड इन्फिनिटी हो जाएगा तो थीटा 2 का वैल्यू 0, और ये इंड इन्फिनिटी पर जाएगा तो थीटा 1 का वैल्यू पाई, कितना पाई, नहीं समझ में आ रहा बात, नहीं, ये यहाँ पर है तो ये इतना हुआ, ये यहाँ होगा तो ये इतना हो जाएगा, ये घट रहा है ना, तो इन्फिनिटी के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, ये थीटा 1 था, और ये इंड यहाँ होगा तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ होगा तो और बढ़ेगा, यहाँ होगा तो और बढ़ेगा, तो ये इन्फिनिटी बढ़ जाएगा, तो ये कितना बढ़ जाएगा, पाई पर जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड थीटा 2 बराबर 0 एंड थीटा 1 बराबर पाई, ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ,
तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा कॉस पाई सॉरी कॉस 0 माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई -1, वो माइनस माइनस +1, फिर ये +1 तो 2 आया, 2 कट गया, क्या बचा? आया उतना ही। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का यही था रिजल्ट ना, एम्पियर्स लॉ से भी नहीं। तो ये एक जनरल रिजल्ट है। फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट के लिए करना है, तो अब सेमी इनफाइनाइट है तो एक इन्फिनिटी पर होगा और दूसरा पता होगा आपको, मान जरूरी है π/2 पर, वो पॉइंट इसके सामने होगा, वो तब ना π/2 नहीं, ऐसा हो तब ना π/2 ये एंगल, ठीक है। अब चलो, अच्छा सोलेनॉइड को ही, ये सोलेनॉइड है, इसको मोड़ दो, यानी इस क्रॉस सेक्शन को और इस क्रॉस सेक्शन को मिला दो तो उसको टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है, उसको टोरॉइड बोला जाता है। तो फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड का शेप वही सोलेनॉइड का दोनों क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन कर देना है, बस ऐसे दिखाने के लिए ये है ना। यहां भी देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में 0, इस रीजन में 0, ओनली इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, ये रीजन में, है ना, ये रीजन में ओनली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, सोलेनॉइड के केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइन था, लेकिन टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है। और मैग्नीट्यूड लेकिन हर जगह यहाँ भी यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड सब जगह सेम, बी यहाँ भी उतने ही, म्यू नॉट एन आई ही। एक काम करो ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, रेडियस डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए ए और इसका और एक्सटीरियर रेडियस ये बी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ओनली एग्जिस्ट करेगा, इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो B बराबर 0 फॉर स्मॉल आर लेस देन ए, B बराबर 0 फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन B, एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन ए लेस देन B। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग प्लेन शीट है, ये करंट कैरिंग प्लेन शीट है। अब इसके चलते मान लो इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, एक सीट बोला जाता है इसको, करंट कैरिंग प्लेन सीट। और फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग a number of long straight current carrying wire having number density in number per unit length, या ऐसे number density of wire, नंबर डेंसिटी ऑफ वायर। अरे ये बोल रहे हैं, देखो ना, ये सब स्ट्रेट करंट का और इसको ऐसे सजा के रखती हो तो एक सीटे ना बनेगा। अब इसका डेंसिटी, ये एक वायर तो पर यूनिट लेंथ इसकी संख्या स्मॉल एन है, इस वायर की संख्या पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, और सब वायर में करंट है आई है और लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, तो एक बड़ा सा सीट बनेगा, करंट कैरिंग सीट बनेगा। each wire has current I
तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो इस केस में मान लो यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है, तो फिर वही बात कि क्या करेंगे इसमें बताइए। एक रेक्टेंगुलर आम्पेरियन लूप लिया जाएगा, ठीक है। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो एक रेक्टेंगुलर आम्पेरियन लूप। अब ये वायर ऐसे है तो करंट इसमें ऐसे होगा, और करंट ऐसे है, पॉइंट मान लीजिए इधर है, तो करंट की तरफ 4 फिंगर, अब पाल्म करंट की तरफ 4 फिंगर, अब पाल्म को रखते हैं पॉइंट की तरफ ना, तो लेफ्ट साइड, तो ऐसे जाएगा, इधर आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा नहीं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन इस तो फिर इसके अलोंग आप बी डॉट डी एल निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फाइंड करोगे, तो ओनली इस साइड के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, और इस साइड के अलोंग, इस साइड के अलोंग तो 90 डिग्री है बी और डी एल के बीच का एंगल, तो ओनली ये जो हो जाएगा। अच्छा, जितना मैग्नीट्यूड इसका यूनिफॉर्म बी फील्ड, ऐसा देखा गया है कि बी फील्ड इसके भी नज़दीक यूनिफॉर्म रहता है, इनफाइनाइट है ना, इधर भी सब तरफ इनफाइनाइट है। तो मैग्नेटिक नीडल रख के चेक किया जाता है ना, हर जगह देखा गया बी फील्ड यूनिफॉर्म है इसके नज़दीक। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट बी फील्ड इज यूनिफॉर्म नियर द सीट uniform near the seat अब मान लो B, तो यहाँ भी B, तो ये B डॉट डी एल हो जाएगा 2 इंटू B इंटू ये लेंथ स्मॉल एल मान लो, तो नहीं इतना डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे निकालते हो तो ऐसे चलोगे तो B का भी डायरेक्शन इधर, DL का भी डायरेक्शन इधर, तो B डॉट डी एल बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब B यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया तो BL होगा कि नहीं, इसके अलोंग BL, इसके भी अलोंग BL, तो टोटल लाइन इंटीग्रल कितना 2BL। फिर करंट इनक्लोज्ड निकालना, तो करंट इनक्लोज्ड में नंबर ऑफ टर्न पहले निकालो NL ना, L लेंथ में इतना टर्न, और एक टर्न में करंट इतना, फिर इसको इक्वेट करना, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे, तो 2BL इक्वल टू n म्यू नॉट NLI, LL कैंसिल, इसका भी B कितना आया, म्यू नॉट NI ही आया। लोग रिजल्ट याद रखना, प्लेन सीट हो, टोरवाइड हो, सोलेनोइड हो, म्यू नॉट NI, लेकिन सब सिस्टम इनफाइनाइट होना चाहिए। इसको देखिए, एक सिलिंड्रिकल रॉड है, लॉन्ग बोला जाए तो इनफाइनाइट समझना, इसके एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसका अपना कुछ रेडियस होगा R, और टोटल करंट ऑन एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू I नॉट, टोटल करंट, ठीक है, पूरे एरिया पर का टोटल करंट हम बोल रहे हैं I नॉट। ऐसे लिख दो, क्वेश्चन को लिखना है तो ऐसे, टोटल करंट I नॉट is distributed uniformly over the area of cross section, area of cross section of a long cylinder, long solid cylinder लिखना। Find variation of B field
एट ए पॉइंट। यहां 3 पॉइंट पॉसिबल है। एक पॉइंट सिलेंडर के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिलेंडर के सरफेस पर क्या होगा, सिलेंडर के बाहर में क्या होगा। तो रॉड भी बोल सकता है सिलेंडर की जगह, सिलेंडर की जगह रॉड भी बोला जा सकता है। रॉड का भी शेप सिलिंड्रिकल है ना, उसका यदि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो तो, नहीं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला सिलेंडर को रॉड जनरली, रॉड है तो रॉड क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता था। तो देखिए आप अपने सिलेंडर को, ये साइड ऑन व्यू में है, इसको साइड ऑन व्यू ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो वायर का, इनफाइनाइट वायर का या सिलेंडर सब का, तो उसको इंड ऑन व्यू में दिखा सकते हो आप। ये आपका वो सिलेंडर है, ऐसे जा रहा है ना, इस तरह से, ये इंड ऑन व्यू। और इसी में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस दिशा में ये करंट का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, यही रेडियस आर है। अब मान लीजिए आपको अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है। पहला केस, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी फील्ड इनसाइड सिलेंडर, फील्ड इनसाइड सिलेंडर, ये दूरी है स्मॉल आर। तो फिर यहां से एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करोगे, वो एम्पेरियन लूप सर्कुलर, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना उस पॉइंट से होते हुए एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना। और इस सब सिस्टम के केस में वो एम्पेरियन लूप कैसा, सर्कुलर। सोलेनॉइड केस में रेक्टेंगुलर, सीट वाला केस में रेक्टेंगुलर, लेकिन सिलेंडर के केस में, वायर के केस में सर्कुलर एम्पेरियन लूप, ये सर्कुलर एम्पेरियन लूप। फिर इसके अलोंग मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट यहाँ से सेम दूरी पर है। ये हुआ ज़बरदस्ती मानना, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है, गौर कर रहे हैं हम लोग कि सेम ही होना चाहिए। और डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल होगा। डायरेक्शन कैसे, टेंजेंशियल। ये फ्रॉम सिमेट्री ऑफ फिगर बोलेंगे इसको। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन सर्कुलर एम्पेरियन लूप is same and is in tangential direction. टेंजेंशियल क्यों, ये लगभग ये तो वायरे की तरह ना बिहेव कर रहा है सिलेंडर। और वायर केस में, वायर के केस में वायर यदि ऐसे रखे हुए हो और ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका टेंजेंशियल देखा गया है। ऐसे भी पिछले क्लास में बोला था, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है। स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना। आयरन डस्ट पार्टिकल को रख दिया जाए तो कैसे अरेंज हो जाएगा अपने आप, सर्कुलर। तो सिलेंडर भी उसी सिमेट्री में होता आता है, इसलिए इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फील्ड लाइन पर टेंजेंशियल होता है। ये तो फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है ना, नहीं, फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर किधर लोगे फील्ड को, टेंजेंशियल। तो ये एम्पेरियन लूप है, और यही आप इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ सकते हो, इस एम्पेरियन लूप को। तो बी फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल, मैग्नीट्यूड सेम। तो जब इसके अलोंग बी डॉट डी एल निकालोगे ना, तो ये b इंटू 2πr आएगा। कितना, 2πr आएगा। क्यों,
क्योंकि आप एक एलिमेंट लिए होंगे डीएल, वहाँ का मैग्नेटिको फील्ड उधरे है, टेंजेंशियल एलिमेंट भी है टेंजेंशियल, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़े होंगे तो बी डीएल आया होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंशियल है ना, एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। बी यूनिफॉर्म है, बाहर कर लिए होंगे, और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब पूरा लेंथ 2πr। नहीं, जब भी सर्कुलर एम्पीरियन लूप हो तो बी डॉट डी एल आप 2πr डायरेक्ट यूज कर सकते हो सर्कुलर एम्पीरियन लूप में। फिर करंट इनक्लोज्ड निकालो, इसके अंदर का करंट इनक्लोज्ड। अब करंट इनक्लोज्ड फाइंड करने चलें, बाय एम्पीरियन लूप। तो इसके अंदर टोटल करंट कितना इनक्लोज है, इसके लिए क्या करोगे, देखो आई नॉट करंट इनक्लोज तो पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरा एरिया पर टोटल करंट आई नॉट है, तो हमको इतना के अंदर का करंट लेना है ना, तो इतना का इतना इस एरिया पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समझे। तो यूनिटरी मेथड यूज किया जाए क्या, कि इस पूरा एरिया है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, इस एरिया का टोटल करंट कितना था आई नॉट, तो यूनिट एरिया का आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। हम लोग को चाहिए इतना एरिया पर का करंट का, दैट इज पाई इंटू कितना स्मॉल आर स्क्वायर एरिया, ये आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हुआ पाई पाई कैंसिल करो, ये करंट इनक्लोज्ड हुआ। अब जब सब कुछ हो गया, इधर बी डॉट डी एल निकाल लिया, करंट इनक्लोज, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दोगे, तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ ये B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज कितना आया था, आई नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ना, एक आर कैंसिल कर लेना, यानी B बराबर म्यू नॉट इंटू आई नॉट बाई 2π कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये आया मैग्नेटिक फील्ड अंदर के किसी पॉइंट के लिए, इसमें लिख दो यहाँ ब्रैकेट में आर लेस देन कैपिटल आर इंटीरियर पॉइंट के लिए। और एक तरह से देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ये सब कांस्टेंट चीज है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी अंदर में सिलेंडर के एक्सिस से सरफेस की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये रिजल्ट को, इस रिजल्ट को सिलेंडर के सरफेस पर का मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पर इक्वल टू कैपिटल आर भी डाल सकते हो, समझे। अंदर में जो रिजल्ट आया फील्ड का उसको यूज सरफेस पर फील्ड फाइंड करना हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल। हाँ, बी एट सरफेस जो हो जाएगा ये बी एट सरफेस म्यू नॉट आई नॉट बाई 2π कैपिटल आर, सॉरी हाँ ठीक है, इतना होगा सरफेस पर। और बाहर में क्या होगा उसको देखिए, बाहर में निकालिएगा तो फिर एम्पीरियन लूप बाहर में ड्रॉ करना होगा। दूसरा केस है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये सब मिटा दो। ये सेंटर से यहाँ पर स्मॉल आर दूरी, अभी भी एम्पीरियन लूप कैसा सर्कुलर ही लेंगे, तो अभी भी ये जो आएगा बी डॉट डी एल का इंटीग्रल बी इंटू 2πr ही आएगा, इस सब में कोई चेंजिंग नहीं, ये चीज़ अभी भी बी इंटू 2πr ही आएगा। बस खाली करंट इनक्लोज्ड जब करोगे तो टोटल करंट ना इनक्लोज किए हुए है, ये पूरा का पूरा आई नॉट को इनक्लोज किए हुए है, तो करंट इनक्लोज्ड में आई नॉट यूज कर दोगे, फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना, तो म्यू नॉट इंटू आई नॉट, तो B बराबर आ जाएगा, B बराबर
म्यू नॉट आई नॉट बाई 2πr, ये आया। यानी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है, ये फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और इस रिजल्ट को भी सरफेस के लिए यूज कर सकते हो आप। सरफेस यानी यहां भी इक्वल टू आर डाल दो। सरफेस पर फील्ड निकालना है तो अंदर वाला रिजल्ट या बाहर वाला रिजल्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस पर का फील्ड के लिए अंदर बाहर दोनों रिजल्ट यूज। तो लास्टली ग्राफिकली इस फील्ड के वेरिएशन को देखेंगे आप। तो ग्राफिकली वेरिएशन में क्या हुआ, ये स्मॉल आर इधर बी अंदर के पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ होता है। ये कब तक, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक। ये और ये सरफेस का फील्ड हुआ ना, ये फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2π आई नॉट बाई 2π कैपिटल आर आया था, एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा हो जाएगा। ये हुआ ग्राफिकल वेरिएशन फील्ड का ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, जिसमें करंट उसके एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सुनो, थोड़ा टफ बनाना चाहेगा इस क्वेश्चन को तो क्या करेगा, हम लोग तो टोटल करंट आई नॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एरिया पर, वो नहीं देके आई का नॉट का वेरिएशन दे देगा कि आई नॉट वेरीज रेडियली एज इतना, आई वेरीज रेडियली सपोज कर दो ए आर स्क्वायर, इस टाइप का करंट का वेरिएशन दे दे आपको। आई नॉट यहाँ डाल दो, नहीं समझे बात। रेडियली मतलब यहाँ से आर दूरी पर करंट डेंसिटी, सॉरी क्या देगा, करंट डेंसिटी का वेरिएशन देता है, तो करंट निकालोगे, समझे। जे का वेरिएशन देगा समथिंग 2r या इस टाइप का कुछ, तो करंट यहाँ का करंट डेंसिटी दे देगा। तब फिर करंट इनक्लोज्ड निकालने में खाली आपको ध्यान रखना होता है, तो उतना टफ नहीं करेगा आपको, नहीं करेगा उतना टफ। लेकिन ध्यान रखना इसमें, इस क्वेश्चन में बस खाली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म दिया कि नॉन यूनिफॉर्म दिया, उस पर उसको ध्यान देना है। इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, जे दे दिया ना, करंट डेंसिटी दे दिया, तो आर पर अब किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो करंट गुने एरिया, करंट डेंसिटी गुने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट इनक्लोज्ड आ जाएगा उसका। चलो फिर हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर के इस कर्व्ड एरिया पर करंट है। अच्छा एक बात यहाँ क्या देखा हम लोग, इस रिजल्ट में एक क्या प्रॉपर्टी निकल के आया, जब बाहर के पॉइंट पर रिजल्ट फाइंड कर रहे हो तो ये रिजल्ट सेम टू सेम इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का भी तो था, नहीं। यानी एक सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर बिहेव्स एज इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। किसके लिए, आउटसाइड द सिलेंडर। ये रिजल्ट आया म्यू नॉट बी के लिए, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2πr, एंड दिस रिजल्ट मतलब आप इस फिगर को इक्विवेलेंट मानोगे किसका, करंट कैरिंग वायर का। इसका भी फील्ड उतना ही आता है, यानी सिलेंडर को वायर मान लेना बाहर का पॉइंट के लिए। जैसे ना सॉलिड स्फीयर, चार्ज स्फीयर होता था, तो बाहर के पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिंपली पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो रिजल्ट भूलते हो तो ज़रूरत है, आगे है इस सब बात की ज़रूरत, कि ए सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर बिहेव्स एज ए इनफाइनाइट वायर करंट कैरिंग वायर फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। ए सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर
behaves as infinite wire, infinite current carrying wire, चलो हम लोग एम्पियर्स लॉ से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग काम करेंगे, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। अच्छा हाँ, एक बात, ये तो करंट कैरिंग सिस्टम प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। क्यों करंट कैरिंग सिस्टम क्या है? चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल का। करंट है वायर में, दैट इज इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ना। तो ए मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है कहीं पर स्पेस में, वहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है उस पाथ को एक करंट कैरिंग वायर मान लोगे। इसका जो रास्ता है एक हाइपोथेटिकल करंट कैरिंग वायर मानोगे इसको। और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt में, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड v dt, इसको आप एक करंट कैरिंग एलिमेंट मानोगे। ठीक है, क्या मानोगे? इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक शॉर्ट इंटरवल में dt टाइम में, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा कितना, v dt होगा, उसको क्या मानना है? ये एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल in a short time interval dt it behaves as current element, current element having current कितना, करंट कितना, I बराबर Q बाई dt, चार्ज बाई टाइम होता है ना करंट, I बराबर Q बाई dt, ये सब एजम्पशन। तो I की जगह Q बाई dt डाल दो और dl की जगह वेक्टर v dt डाल दो, क्रॉस r बाई आर क्यू, ये dt dt कैंसिल कर दो, यानी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड आया यह आया कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाई आर क्यू, ये आया फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग सिस्टम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
ऐसे तो सिंपली प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलिए, आपको यूज होता है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जरूरत पड़ेगा पूछा जाएगा खाली किसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक जनरल रूल है कि जो सिस्टम फील्ड प्रोड्यूस किया है वो फील्ड फोर्स भी लगाएगा उसी टाइप के चीज पर। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग सिस्टम था, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी किस पर लगाएगा, करंट कैरिंग सिस्टम पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी किस पर लगाएगा, चार्ज पार्टिकल पर। फील्ड का जो सोर्स होता है वो फील्ड उसी टाइप के चीज पर फोर्स भी लगाता है, उसी पर नहीं लगाएगा, उसी टाइप के। हाँ, अब कोई चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया तो वो फील्ड उसी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, कोई दूसरे चार्ज पर लगाएगा, लेकिन चार्जे पर लगाएगा ना। तो फील्ड का जो सोर्स है फील्ड उसी टाइप का चीज पर फोर्स भी लगा। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग सिस्टम, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाएगा कोई दूसरे करंट कैरिंग सिस्टम पर, उसी करंट कैरिंग सिस्टम पर नहीं। और मान लो ये एक जो ओरिजिनल फार्मूला दिया गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट कैरिंग वायर है GH, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें से कहीं एक एलिमेंट सेलेक्ट करना DL, तो इस DL पर जो ये फील्ड फोर्स लगाएगा DF, ये IDL क्रॉस वेक्टर B। पूरा फोर्स की बात करते हो तो इंटीग्रल ऑफ IDL क्रॉस B यूनिफॉर्म है, तो B को बाहर निकाल लेना इंटीग्रल से, इंटीग्रल सिंपली DL का करोगे, B बाहर आएगा। जिस साइड क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के जिस साइड है उसी साइड रखना, ऐसे मत कर देना IB क्रॉस DL, ये गलती हो गया नहीं। या ऐसा करना है तो पीछे का साइन चेंज करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का ख्याल रखना। खैर ये G2H तक इंटीग्रेट करोगे इसको। अब G2H तक इसका इंटीग्रेशन करना, दैट इज ये हो जाता है वेक्टर GH, क्या, हाँ वेक्टर GH, सिंपली GH नहीं लिखना, सिंपली GH और वेक्टर GH डिफरेंट चीज है। वेक्टर GH मतलब ये हुआ इंड का शॉर्टेस्ट रूट, वायर के इंड का शॉर्टेस्ट रूट, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो ये शॉर्टेस्ट रूट्स ऑफ इंड्स ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर मत समझोगे इसको, ये वायर के इंड का शॉर्टेस्ट रूट समझोगे। अच्छा, यदि वायर क्लोज्ड होता, ये वायर यदि क्लोज्ड होता यदि क्लोज्ड वायर होता, करंट कैरिंग वायर, तब क्या होता, G और H एक ही जगह आ जाता नहीं। तो क्लोज्ड वायर के केस में जो फोर्स होगा I, ये जो वेक्टर GH, ये जो वेक्टर DL का इंटीग्रेशन कर रहे हो फॉर क्लोज्ड वायर क्रॉस B, तो ये टर्म 0 आ जाता, यानी 0 नहीं, ये दोनों इंड एक ही जगह आ गया तो शॉर्टेस्ट रूट 0 हो गया ना। तो लेंथ ऑफ वायर मत समझना, यहां इंड का शॉर्टेस्ट रूट समझना है।
और ये जो आप वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन जीरो बोलने का क्या कॉज बोला? जी और एच। हाँ, इसको वेक्टर मेथड से भी एनालाइज कर सकते हो इस बात को जीरो क्यों हुआ। कोई क्लोज्ड वायर मान लो सर्कल है, तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंट्स है ना, इस सब एलिमेंट का डीएल का इंटीग्रेशन करना यानी इस सब वेक्टर को जोड़ना। और जब क्या वेक्टर का रूल कि बहुत सारे वेक्टर क्लोज्ड पाथ फॉर्म करे एक ही ऑर्डर में, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। नहीं, रिजल्टेंट होने के लिए कम से कम एक वेक्टर का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था ना, तो ऐसे भी जीरो। यदि वायर स्ट्रेट होता तब फिर जो इंड का शॉर्टेस्ट रूट होगा वही लेंथ भी हो जाता वायर का, स्ट्रेट वायर का। तो उस केस में आप लेंथ समझ सकते हो, स्ट्रेट वायर होता है यदि तो GH, तो इस केस में आप F बराबर I, अभी भी वेक्टर GH क्रॉस वेक्टर B, लेकिन इस वेक्टर GH को L भी लिखा जा सकता है, IL क्रॉस B। और डायरेक्शन तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करिए लोगे फोर्स का। मैग्नीट्यूड में यहाँ पर बात करें तो ये ILB साइन थीटा, थीटा ये एंगल, और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, ILB एट थीटा बराबर 90 डिग्री। और दूसरा बात कि यदि वायर करंट का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन यानी वायर फील्डे की तरफ रखा हुआ होगा तो फोर्स जीरो। ये सब केस को ध्यान पर रखना। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे पहले, और इसमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर है, करंट I1 एंड I2, सेपरेशन D। तो इस वायर के चलते इस वायर पर के यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन वायर नहीं बोल सकते हो यहाँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है नहीं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे। जब सिस्टम इनफाइनाइट है तो ऑलवेज टोटल की बात नहीं कर सकते आप। अब कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है तो टोटल चार्ज नहीं ना निकाल सकते हो। तो फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू ऑन यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर ड्यू टू दिस वायर, या फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर ड्यू टू दिस वायर। तो आप क्या करो, मान लो इसमें से एक एलिमेंट कंसीडर करोगे जिस पर फोर्स निकालना है, फिर इस एलिमेंट के पोजीशन पर ओनली इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं होगा। कोई भी वायर अपने ही पोजीशन पर फील्ड क्रिएट नहीं करता, तो यहाँ जो फील्ड होगा वो इसका होगा। और ये वायर में करंट इधर है, पाल्म इधर, पॉइंट इधर है तो पाल्म उधर, पाल्म को पॉइंट की तरफ, तो थंब अंदर जा रहा है, यानी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, बी ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है। तो इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड वायर DF, वो क्या, आई में कौन आई लोगे? I1, I2 जी। ये फॉर्मूला में जो आई था वो किसका आई था? जिस एलिमेंट पर फोर्स निकाल रहे हो उसका आई था ना, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसका आई है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो आई होगा वो किसका? इसका, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? इसका वाला है नहीं। I2 इंटू DL क्रॉस B
लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर लो तो I2dl b साइन 90, dl का डायरेक्शन इधर, b का डायरेक्शन अंदर, तो साइन 90 डिग्री। अच्छा, तो I2dl अब b की जगह कितना, म्यू नॉट I1/2 पाई d, इनफाइनाइट वायर। इसका b है ना, तो इसका करंट यूज होगा b वाले में, तो df/dl म्यू नॉट I1/2 पाई d। ये हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ। भले ही हम लोग उस वायर में से एलिमेंट लिया था और इसके चलते फोर्स निकाला, यही काम इसमें से एलिमेंट लेते हैं उसके चलते तो भी इतना ही आता, तब भी इतना ही आता। तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ of either wire due to other। डायरेक्शन फोर्स का, यदि करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एट्रैक्टिव होता है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव होता है। देख लो करके, देखो B अंदर है, DL इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से पता करना है ना। तो DL क्रॉस B, यानी DL की तरफ 4 फिंगर और B की तरफ पाल्म, फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर और सेकेंड वेक्टर की तरफ पाल्म, यानी ऐसे देखो DL की तरफ 4 फिंगर और पाल्म B की तरफ, तो थंब इधर आ रहा है, यानी अट्रैक्ट किया ना। यही बात इसमें से भी एलिमेंट देते अट्रैक्टिव, तो ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो एट्रैक्टिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव।